वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का 77th एनिवर्सरी इस पूरे अक्टूबर मंथ 2020 में मनाया जा रहा है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर के अंदर में बनाया गया था। इस पूरे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक्सिस पावर्स, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली और इनके एलाइज साथ दे रहे थे। इस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को हम लोग अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद भी बोलते थे। इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप सभी को पता भी है कि हमारे नेताजी जो थे, उनको ये कभी फीलिंग नहीं आती थी कि हम ब्रिटिशर से केवल बातचीत करके देश में आज़ादी पा सकते हैं। उनको लगता था कि एक आर्म्ड स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एक ऐसी चीज़ हो जिसमें हमारा खुद का एक सेना हो, एक आर्मी हो जो कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई करे और हम जीत जाएं, क्योंकि बहुत सारे तो ब्रिटिश आर्मी में भी इंडियंस ही थे। तो इन्होंने एक आर्मी बनाने की ठानी। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज जो था, वो एक्स प्रिजनर्स को कलेक्ट कर रहा था। मतलब कि जो मलेशिया और म्यांमार रीजन में ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के साइड से कहीं पर भी भेज दिया गया, और वहाँ पर फिर उनको लगा अच्छा तुम हमारे देश को कब्जा करने आए हो, हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। तो नेताजी ने उनसे अलग तरीके से बात किया और बोला कि इसको हम लोग ब्रिटिशर से खिलाफ यूज करना चाहते हैं इन लोगों को। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, POW। तो इन लोग को मिला के ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इस पूरे के पूरे प्रोविजनल गवर्नमेंट में बोस साहब जो थे ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, मतलब हेड ऑफ स्टेट। साथ ही साथ ये वॉर के मिनिस्टर भी थे और फॉरेन अफेयर के भी मिनिस्टर यही थे। साथ ही साथ विमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी। पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग को हेड कर रहे थे S.A. अय्यर, और सुप्रीम एडवाइजर जो थे वो थे रास बिहारी बोस जी। की फीचर्स की बात करें, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का खुद का अपना कोर्ट हुआ करता था, सिविल कोड इनके खुद के, इवन करेंसी भी इन्होंने खुद की बना रखी थी। प्रोविजनल कैपिटल इनका पोर्ट ब्लेयर था। बाद में कुछ समय के लिए टेम्पररीली रंगून और सिंगापुर में भी रखा, बट बाद में ये इनका थॉट था कि हम अपने देश में आके इसको वापस से कैपिटल बनाएंगे। इस गवर्नमेंट का अंत कैसे हुआ? देखो क्या हुआ था कि अंडमान एंड निकोबार में भी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात हुई थी, जापान ने जब इसको ऑक्युपाई किया था। लेकिन 1945 में वापस से ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को रीऑक्युपाई कर लिया। साथ ही साथ बोस जी का जो डेथ था और एक्सेस पावर की डिफीट जो इनको सपोर्ट कर रही थी, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में इवेंचुअली धीरे धीरे खत्म होती गई, और साथ के साथ में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी खत्म हो गया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा भगत सिंह से रिलेटेड है। इनका कहना था कि आप मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरे आइडियाज़ को नहीं मार सकते हो। आप मेरी बॉडी को क्रश कर सकते हो, कुचल सकते हो, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा को नहीं कुचल सकते। इसी महान इंसान का बर्थ एनिवर्सरी 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। बात करते हैं भगत सिंह की। शुरुआती दिनों में ये गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट दिया। लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को हटा दिया, तब भगत सिंह ने रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। बात करते हैं भगत सिंह कौन कौन से एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए थे। इसमें से सबसे पहला है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के साथ 1924 में कानपुर के अंदर ये जुड़े रहे। 1925 में ये लाहौर वापस लौट गए और वहाँ पर इन्होंने नौजवान भारत सभा में पार्टिसिपेट किया। ये एक प्रकार का मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। 1928 में ये सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद और कई लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ भी एसोसिएटेड रहे। बाद में लाहौर स्टूडेंट यूनियन के अंदर भगत सिंह और सुखदेव दोनों एक साथ रहे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर भगत सिंह इन्वॉल्व रहे वो है एक तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, आप सबको पता होगा। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब भी फेंका था 1929 में। इसके बाद भगत सिंह का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था, तो ये सॉन्डर्स मर्डर केस में इनको अरेस्ट किया गया था
और ये राजगुरु और सुखदेव के साथ इनको 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन चूंकि इनकी पॉपुलैरिटी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया लाहौर जेल के अंदर में। इसीलिए 23 मार्च को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, या फिर शहीद दिवस, या फिर इसी दिन सर्वोदय डे भी मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ऑनर देने के लिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो ये आज़ादी के लिए लड़ते थे। आज़ादी इनकी ऐसी नहीं थी कि बहुत लिमिटेड हो कि हमें बस ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए, हमें अपना एक स्वतंत्र भारत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इनको आज़ादी चाहिए थी गरीबी से, आज़ादी चाहिए थी अनटचेबिलिटी से, कम्युनल स्ट्राइफ जो भी होते थे उससे आज़ादी चाहिए थी। इनका आज़ादी का कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना था, एक्सप्लॉइटेशन को हटाना था, तब जाके हम पूर्णतः आज़ादी मानेंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट था आज़ादी का। आर्टिकल हमारा भारतीय स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। भारतीय स्क्रिप्ट एक प्रकार का लेखनी है, जैसे कि हम लोग हिंदी में ऐसे कुछ लिखते हैं, ऐसा ही एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम रखा गया है भारती। भारती एक काफ़ी इजी लैंग्वेज, इजी टू लर्न मेथड से ये स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस का समागम है, आप यूँ बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग जब हम लोग हिंदी के वॉवेल्स पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स रखते हैं, कुछ वॉवेल्स रखते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कुछ भारतीय स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही रखा गया है। सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग आ के बाद ई में तुरंत ही चेंज कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। यूजुअली अगर हम लोग आ पढ़ेंगे तो हर जगह ये कॉमन सिंबल हमें मिलेगा ही, बस छोटी छोटी चीज़ें होंगी। जैसे कि ऐसे लिखा है, आ लिखने के लिए हम इसके ऊपर एक छोटी सी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो ये आ हो जाएगा। मतलब इस तरीके की एक स्क्रिप्ट बनाई गई है जिसको हम लोग भारतीय स्क्रिप्ट का नाम दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी हो, वो अपना नाम लिखना या फिर कुछ भी हो इस स्क्रिप्ट में बहुत आसानी से सीख सकता है। किसी को भी पढ़ना लिखना इस स्क्रिप्ट में होगा तो वो बहुत तेज़ी से सीख सकेगा। इसमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओरिया, कन्नड़, मलयालम, इन सब लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी लगाया गया है। मतलब कि जिस टीम ने इसको बिल्ड किया था, आईआईटी मद्रास की श्रीनिवास चक्रवर्ती टीम ने, इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिससे कि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कीम के साथ साथ किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ये भारतीय स्क्रिप्ट लिखा होगा तो वो उसको पढ़ लेगा। साथ ही साथ ये एक फिंगर स्पेलिंग मेथड भी लगाएगा, जैसे कि जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज बनाना, इसी चीज़ को पढ़ के, भारतीय स्क्रिप्ट को पढ़ के, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। रिलेटेड एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, जैसे कि भारती का हैंड राइटिंग कीबोर्ड, मतलब कि जैसा हम लोग के मोबाइल में कीपैड होते हैं या फिर लैपटॉप में कीबोर्ड्स होते हैं, तो उसके जैसे भारती हैंड राइटिंग कीबोर्ड भी आ चुका है, प्लस भारती ट्रांसलिटरेटर भी आ चुका है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस पूरे चीज़ का? हमेशा ये द्वंद्व या ये युद्ध बना रहता है कि ये साउथ इंडियन की लैंग्वेज है, ये नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है, ये नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है। यहाँ पर वन नेशन वन स्क्रिप्ट की बात होगी, तो इससे जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के इंडियंस हैं वो सब लोग एक लैंग्वेज सीखेंगे, भारतीय स्क्रिप्ट। ठीक है। आर्टिकल बूंदी के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का टाइटल था बूंदी, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल। इसी टाइटल से ये वेबिनार आयोजित किया गया। ये वेबिनार बूंदी के बारे में था। बूंदी इज़ अ लोकेशन इन राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में ये पड़ता है। लोकेशन देख लीजिए, ये है पूरा राजस्थान, इसके साउथ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर आपको बूंदी मिलेगा। तो बूंदी के बारे में ये बात की जा रही है। बूंदी एक राजपूत कैपिटल हुआ करती थी, जैसा कि आपको टाइटल से ही क्लियर हो गया होगा। तो ये कैपिटल किसकी थी? देखिए, राजपूतों की कई सारी शाखाएं होती हैं, तो राजपूतों की ही एक शाखा है चौहान, और चौहानों में एक उप शाखा होती है हाडा। तो हाडा राजपूत राजा जो हुआ करते थे बूंदी में, उनकी राजधानी हुआ करती थी ये बूंदी, मतलब जो वो रूल किया करते थे तो उन्हीं की राजधानी बूंदी हुआ करती थी साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे वेल्स मिलेंगे जहाँ पर सीढ़ियाँ मिलेंगी। ब्लू सिटी भी बोलते हैं, छोटी काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा टेम्पल्स आपको हाडा कैपिटल के आसपास मिल जाएंगे। लोकेशन आपने मैप में देखी ली।
यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर धीमे धीमे फेज वाइज डेवलप हुआ है। 4 फेजेज में डेवलप हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ चारों फेज के बारे में। पहले फेज में आपको क्लासिकल नागर स्टाइल मिलेगा। 3 टेम्पल स्टाइल्स होती हैं जो प्रोमिनेंट है, नागर, बेसर और द्रविड़, जिसमें से नागर आपको नॉर्थ इंडिया में मिलती है। तो इनिशियल फेज में तो नागर स्टाइल ही डेवलप होती है। सेकेंड फेज में जो ट्रेडिशनल हवेलीज का स्ट्रक्चर होता है उसे नागर स्टाइल में मिक्स कर दिया गया, क्लासिकल नागर स्टाइल में। जो थर्ड फेज है उसमें जैन टेम्पल्स बने। जैन टेम्पल्स में इंट्रोवर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। इस फॉर्म में हमें जो गेटवेज हैं वहाँ पर तोरण मिलता है और जो गर्भगृह है उसके ऊपर शिखर मिलता है। फोर्थ फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि चबूतरे के ऊपर बने हुए मंदिर मिलेंगे। यूनिक फीचर एक है, यहाँ पर आपको मॉन्यूमेंटलिटी नहीं मिलेगी, स्मारक के फॉर्म में मंदिर नहीं मिलेंगे। किसी ने अपने पिताजी की याद में या किसी की याद में मंदिर बनवा दिया, ये प्रचलन उस समय बूंदी में नहीं हुआ करता था। तो टेम्पल आर्किटेक्चर आपने समझा बूंदी का। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर आप बूंदी के देखना चाहें तो आपको फोर्ट्स मिलेंगे, महल मिलेंगे, बावड़ीज मिलेंगी। फोर्ट्स में फेमस है तारागढ़ फोर्ट। इसे राव राजा बैर सिंह के द्वारा 1354 में बनवाया गया था। महल में एक फेमस महल है सुख महल। ये 2 स्टोरीड पैलेस है जो कि आपको जैस सागर लेक के किनारे मिलेगा। यहाँ पर वो छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे। राव राजा विष्णु सिंह के द्वारा 1773 एडी में बनवाया गया था। रानी की बावड़ी की बात करें तो 50 से ज़्यादा आपको स्टेप वेल्स मिलेंगे, इसीलिए तो इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। जो क्वींस स्टेप वेल है यानी कि रानी की बावड़ी है, ये काफ़ी फेमस है। 1699 में इसे रानी नाथावती, जो कि बूंदी की रानी थी, महारानी थी, उनके द्वारा बनवाया गया था। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल स्टेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। 84 पिलर्ड कैनोटेफ, ये एक प्रकार की समाधि है जिसे 84 कॉलम्स के स्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट मिलता है। राव अनिरुद्ध के द्वारा, जो कि महाराजा थे बूंदी के, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था अपनी नर्स देवा की याद में, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं की देखरेख में उनके राजकुमार बड़े हुए थे, तो उनकी मृत्यु के बाद इसे बनवाया गया था। अगला आर्टिकल हमारा एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 2020 को इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी का 100वां साल मार्क किया गया है, 100th ईयर। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 4500 ईयर्स पुराना है। यहाँ पर यह पाया गया है कि ये लोग डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करते थे। इसका डायरेक्ट एविडेंस मिला है। ये हैं शार्ड्स ऑफ पॉटरी। 59 शार्ड्स मिले हैं ऐसे इकट्ठे गुजरात के कोटड़ा भाडली जगह पर। इसके अंदर इनको इस डेयरी प्रोडक्शन का अंदाज़ा मिला है, एविडेंस मिला है। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कैटल्स थे, उनके दांत वाले जो इनामल होते हैं ना, उनके फॉसिल फ्यूल को कलेक्ट किया, वाटर बफेलो से, गोट से, शीप से। और इसी रीज़न में इनको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले कि हाँ ये लोग भी रहते थे। मतलब बफेलो थी जो कि मिलेट्स खूब सारा खाती थी, जबकि शीप और गोट जो था वो घास खाता था, पत्तियाँ खाता था। डेयरी प्रोडक्शन में इनका सरप्लस भी हुआ करता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत ये जो सरप्लस था वो एक मोड ऑफ एक्सचेंज भी हुआ करता था। लोग हो सकता है कि इसकी ट्रेडिंग करते हों। यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की गई है वो है कार्बन आइसोटोप स्टडीज़ के लिए। होता यूँ है कि आपको पता है कि ये जो पॉट्स हैं ना, ये पोरस नेचर के होते हैं। पोरस नेचर का मतलब ये कि अगर इनके अंदर हम कोई भी लिक्विड चीज़ें डालेंगे तो ये इनको सोख लेते हैं। अब साथ ही साथ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट के जो भी अंदर फैट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं उनको भी सोख लिया गया था। तो उससे यूज़ करते हुए उन रेसिड्यूज से पाया गया कि हाँ यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगला आर्टिकल है वो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म में वर्चुअली लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये कोलैबोरेशन है नेशनल म्यूजियम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है उनका, और गूगल आर्ट एंड कल्चर का। गूगल आर्ट एंड कल्चर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई जो सेवरल 100 जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनको ऑनलाइन गूगल आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जा सकेगा पूरी दुनिया में। मिनिएचर पेंटिंग्स कुछ छोटी और कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स होती हैं जिसमें ब्रशिंग वर्क बहुत बढ़िया होता है। बाकी इनमें कुछ साइज स्पेसिफिक पैटर्न्स भी होते हैं। जो प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा, लाइक मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटाइजेशन, हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमराज, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा जो ये मिनिएचर प्रोजेक्ट है इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रामायण, रॉयल सागा, पहाड़ी स्टाइल जो पेंटिंग्स हैं उनके कलेक्शन को लोग एक्सेस कर पाएंगे, यूजर्स आसानी से देख पाएंगे। आर्टिकल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 से रिलेटेड है। इस बार ये प्राइज यूएसए की एक पोएट हैं लुई ग्लूक। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं।
इनके डिस्टिंक्टिव पोएटिक वॉइस के लिए और जो सिंप्लिसिटी है इनके कविताओं में, जिसमें हर एक इंडिविजुअल अपने आप को इस पूरे संसार के लिए अपने आप को महत्वपूर्ण पाता है, अपने आप की इम्पोर्टेंस देख सकता है, उसका एग्जिस्टेंस सार्थक हो जाता है इनकी कविताओं से। तो इस तरीके की कविताएं ये लिखती हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये 6 नोबेल प्राइज़ में से एक है। जो बाकी के 5 हैं उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, पीस और इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ में एक तो गोल्ड मेडल मिलता ही है, साथ ही साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, वहाँ की करेंसी है। बात करते हैं ग्लूक की, तो ये 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी और मैसाचुसेट्स में इनका मोस्ट ऑफ द लाइफ चला। ये अभी येल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। येल यूनिवर्सिटी वही है जहाँ से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी पढ़ाई की थी। इनकी पोइट्री बेसिकली इंसानों के दर्द के तरफ या एक्चुअल रियलिटी की तरफ फोकस करती है। अलग अलग थीम्स में लिखती हैं, जैसे कि डेथ इनके लिए एक थीम है, चाइल्डहुड या फैमिली लाइफ, ये सब इनके लिए थीम है। 2010 के बाद की बात करें तो ग्लूक ऐसी चौथी महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग 1901 से बात करें तो कुल मिला जुला के ऐसी ये 16वीं महिला बन जाती हैं जो कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। पिछले अमेरिकन जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया था वो थे द फेमस सिंगर बॉब डायलन, और ग्लूक ने इसके पहले भी बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, जैसे कि 1993 में पुलिट्जर प्राइज़ इन्होंने जीता था, और इनका एक कलेक्शन था द वाइल्ड आयरिस। इसके लिए इनको 2014 में नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा सावंतवादी टॉय से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में भारत के अंदर में पोस्ट कार्ड को 151 ईयर्स हो चुके हैं। इसी ओकेजन को मार्क करने के लिए महाराष्ट्र सर्किल का जो इंडियन पोस्ट है उन्होंने कुछ पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज़ किए हैं और इन्हीं पिक्चर पोस्ट कार्ड पर उन्होंने सावंतवादी टॉयज़ को दिखाया है। देखो, सावंतवादी टॉयज़ जो हैं ये लकड़ी के बनाए हुए ये टॉयज़ हैं। ये लकड़ी कोई आम मतलब हर लकड़ी से नहीं बन सकती, ये स्पेसिफिकली इंडियन कोरल ट्री से बनती है। इसको बनाने वाले लोग चित्तारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सावंतवादी, वहीं पे ये खिलौने बनते हैं, तो इसीलिए सावंतवादी टॉय। अगला आर्टिकल सर सैयद अहमद खान के बारे में है। 17 अक्टूबर को हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1817 में एक ऐसी फैमिली में जन्म हुआ था जो मुगल कोर्ट के काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। कई तरीके के डिस्टिंक्शंस हैं सर सैयद अहमद खान जी को। वो एक सिविल सर्वेंट थे, जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, सोशल रिफॉर्मर थे और हिस्टोरियन भी थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, 1857 के रिवोल्ट के पहले तक। उन्होंने देखिए एक पैम्फलेट भी लिखा था, उसका टाइटल था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था देशभक्त मुसलमान के नाम से। एक्चुअली में हुआ यह था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज मुसलमानों से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये क्रांति मुसलमानों ने की है, इससे उन्होंने मुसलमानों को एडवांटेज देना बंद कर दिया। सर सैयद अहमद खान जी इससे चिंतित थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि इस रिवोल्यूशन में सिर्फ मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि इसके कुछ और अन्य कारण भी हैं। सर सैयद अहमद खान जी फर्स्ट और फोरमोस्ट पायनियर माने जाते हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को तवज्जो दी। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि मुसलमान तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। उन्हें एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी याद किया जाता है, जहाँ पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट किया, इनटॉलरेंस, इग्नोरेंस, इरेशनलिज्म, इन सभी का विरोध किया। उन्होंने पर्दा, पॉलीगेमी और जो ईजी डाइवोर्स है उसका भी विरोध किया। इसीलिए जो रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस समय हुआ करते थे उन्होंने सर सैयद अहमद खान का विरोध करना भी शुरू किया, इवन उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया। तहज़बुल अखलाक, इसका मतलब इंग्लिश में सोशल रिफॉर्मर होता है, वो उनकी एक मैगजीन थी जहाँ पर उन्होंने लोगों की कॉन्शियसनेस को अवेक करने का प्रयास किया और वेरी एक्सप्रेसिव प्रोजेस का इस्तेमाल उसमें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। वो नेशनल मूवमेंट के विरोधी बन गए आने वाले समय में। वो चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स पार्टिसिपेट ना करें नेशनल मूवमेंट में। उन्हें इस चीज़ से डर था कि अगर मुस्लिम्स ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो मुसलमानों से अंग्रेज नाराज़ हो जाएंगे, फिर उनको सहूलियतें नहीं दी जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका ये मानना था कि मुसलमानों का जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से होगा, ना कि पॉलिटिक्स से। इसीलिए उन्होंने बाद में, अंग्रेजों ने इनफैक्ट उनका इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस से डिटैचमेंट इंश्योर करने के लिए या कांग्रेस का विरोध करने के लिए। धीमे धीमे जो कम्युनलिज्म और सेपरेटिज्म के फोर्सेस थे वो इनकरेज होने लगे। यद्यपि उनका जो मूल उद्देश्य था वो शुरू से ही यही था कि वो मुसलमानों के लिए कुछ सहूलियतें अवेल कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
अगला आर्टिकल है टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक अनाउंस किया है कि टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। बेसिकली इसमें ट्राइफेड, छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्या होता है, ट्राइफेड ने ना एमएसएमईज के साथ कोलैबोरेशन किया है। इनका एक स्कीम है जिसका नाम है ईएसडीपी स्कीम। इसके अंदर ये लोग ट्राइबल्स लोगों के स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई आपके अंदर भी एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक है, इसको उभारिए और आप एंटरप्रेन्योर्स बन जाइए। तो इसीलिए इस स्किल को उभारने के लिए इन्होंने एक वन धन ट्राइबल बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया है। इन्हीं को ये लोग इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। इनका बेसिक एम मैंने आपको बता दिया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इनका की एम तो वही है। सॉफ्ट स्किल्स इनको देंगे, ट्रेन करेंगे। आईटी की ज़रूरत पड़ती है तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। और ये सब कहाँ से हो पाएगा, ये होगा वन धन विकास केंद्र हैं इनके अंदर में, जैसे कि एसएचजीज बनाएंगे। एसएचजीज का ऑपरेशन, अगर इसमें आईटी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ट्राइफेड ने बहुत सारे रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर लिया, जैसे कि आईआईटी कानपुर तो है ही है, साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग आप सबको पता होगा, टिस है, TISS, KISS भुवनेश्वर, और विवेकानंद केंद्र तमिलनाडु का सृजन। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है। इन सभी के माध्यम से वो ट्राइबल लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको ट्रेन करने की बात करते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, तो असली आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हमारे इंडिया के ट्राइबल्स लोगों के पास भी ये आत्मनिर्भर होने की संभावनाएं दिखेंगी। वंदन स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का एक इनिशिएटिव है जिसमें वही जितने भी ट्राइबल हैं, गैदरर्स हैं, उनको हम लोग लाइवलीहुड जनरेट करने का एक माध्यम देते हैं। उनको बोलते हैं कि हम आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये वन धन विकास केंद्र जो होते हैं ना, यही बोलते हैं कि भाई हम ऐसे 10 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को पकड़ेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, सारी वर्किंग कैपेसिटीज सिखाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करेंगे और फिर उनको मार्केटेबल बनाएंगे। उनको सिखाएंगे कि मार्केट में कैसे इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, केवल अपने ही स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में कैसे बेचते हैं, ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाएगी। ट्राइफेड की बात करें, 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो भी ट्राइबल के लोग हैं और जो भी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट से अपना जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, जिसके बेसिस पर हम लोग इनको दूर दूर तक फैला सकें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।